हेलो गाइस, आज हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, इनको पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करते हैं हम। तो बाय यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है उसको हम एक लिक्विड की ड्रॉप के कंपेयर करते हैं उससे, है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड होती है। तो वो सारी सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ हम लोग बीएससी के टाइम पे पढ़ चुके हैं। उसके अंदर जो टर्म्स आती है एनर्जी की, ईवी, ईएस, ईसी, ईए, ईपी, इन सब टर्म्स से मिलकर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला बनता है और उससे हमारे पार्ट सी में क्वेश्चन आता है नॉर्मली 5 मार्क्स का, है ना। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर जो टर्म्स है इसको याद करने का तरीका क्या है, वी एस कैप, है ना। ई बी यानी बाइंडिंग एनर्जी, ई वी यानी ये वॉल्यूम एनर्जी की टर्म है, ई एस यानी ये सरफेस एनर्जी की टर्म है, ई सी यानी ये कूलाम्ब एनर्जी की टर्म है, ई ए एसिमेट्रिकल एनर्जी, ई पी पेयरिंग एनर्जी। तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये सब टर्म्स क्या सिग्निफाई करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम एनर्जी ई वी की। वॉल्यूम एनर्जी ई वी, ठीक है। तो हमको पता है कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंडेड रहते हैं ना। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे उनमें से किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन को निकालने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि क्या होगा, वो लोग के आपस में अच्छे से बाइंड रहेंगे ना। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे हमें उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर न्यूक्लियन को निकालने के लिए। इसका मतलब है कि हमारी जो वॉल्यूम, हमने पिछले क्लासेस में देखा था, वॉल्यूम जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास नंबर ए के। और न्यूक्लियस जो है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, मास नंबर को ही टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हमारी जो वॉल्यूम एनर्जी की टर्म है वो हमें क्या बताती है कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी ए के प्रोपोर्शनल होती है ना, यानी मास नंबर के। तो वॉल्यूम एनर्जी के अंदर क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी जो हमारी आएगी वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के। यानी ई वी जो है वो किसकी प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए के। दिस इम्प्लाइज दैट ई वी इक्वल्स टू ए वी ए। यहाँ पे ये क्या आ गया, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल्यूम एनर्जी ई वी की बात होगी। सेकंड हमारे पास है ई एस। ई एस क्या होती है, हमारी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को हम ई एस से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं ये कोई न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, राइट। इसमें जो बीच वाला है ना, मतलब जो सेंटर के अंदर या अंदर वाले न्यूक्लियस है वो बाकी सारे जो न्यूक्लियस हैं उनसे सराउंडेड होते हैं ना। लेकिन जो सरफेस वाले जो न्यूक्लियस होते हैं उनके सरफेस के इस साइड में केवल इधर वालों से इंटरेक्शन फील करेंगे वो, जैसे ये है ना। तो ये क्या इधर इधर से इंटरेक्शन फील करेगा, जबकि जो बीच वाला है वो हर जगह से इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि सरफेस न्यूक्लियस जो होते हैं वो इनर न्यूक्लियस के कंपेरिजन में कम इंटरेक्ट करते हैं। सरफेस न्यूक्लियस जो होते हैं, सरफेस न्यूक्लियस आर लेस इंटरेक्टिंग in comparison to inner nucleons, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि सरफेस एनर्जी की टर्म आती है हमारी। अब सरफेस एनर्जी की टर्म ई एस जो है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, सरफेस एरिया की प्रोपोर्शनल होगी ऑफकोर्स, है ना। तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एस इक्वल्स टू 4πr² की प्रोपोर्शन मान सकते हैं हम, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या मतलब स्फेयर का जो एरिया होता है 4πr², है ना। अब आर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आर नॉट a⁴ ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 4πr का स्क्वायर यानी आर नॉट का स्क्वायर और a⁴ का स्क्वायर यानी a⁴ देख लीजिए। तो a⁴ की प्रोपोर्शन हो गई। इसका मतलब ई एस किसकी प्रोपोर्शन हो गया हमारा, a⁴ के।
तो कांस्टेंट लगाते हैं हम, तो एस क्या हो जाएगा माइनस का AS (a⁴) यहाँ पर एस क्या है, सरफेस एनर्जी के लिए हमारा कांस्टेंट आया वो है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है हमें कि इसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी सरफेस न्यूक्लियस जो वो उनके ऊपर क्या कम फोर्स, मतलब उनके ऊपर जो हम देखते हैं ना तो कम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना वो लोग, इस वजह से टर्म आती है। अब थर्ड टर्म जो है वो हमारी क्या है, कूलाम्बिक एनर्जी। ठीक है, तो थर्ड टर्म हम लिखते हैं कूलाम्बिक एनर्जी। किससे डिनोट कर रखा है हमने इसको, EC से। तो हमको पता है कि न्यूक्लियस जो है, जैसे दो प्रोटॉन्स है ना, वो क्या आपस में रिपेल करते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर, और हमने हार्ड कोर कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस के अंदर भी। जब वो रह रहे होते हैं ना तो न्यूक्लियर रेंज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। लेकिन जब उनको भी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा पास लेके आ जाया जाता है तो वो आपस में रिपेल करने लग जाते हैं। हार्डकोर पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है, ये MSc में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और जैसे ही न्यूक्लियर रेंज से बाहर ले जाते हैं हम, ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं तो इस वजह से भी उसके अंदर क्या होता है, रिपल्शन आने लग जाता है। ठीक है, तो जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है न्यूक्लियस के बीच के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की वो कम हो जाती है, यानी उन्हें निकालना आसान हो जाता है। तो अगर चार्ज ZE जो है, मान लेते हैं अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी न्यूक्लियस की, वो हम देखते हैं। तो कूलाम्बिक एनर्जी के अंदर क्या है कि रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर चार्ज ZE जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो ना, और Z क्या है, प्रोटॉन नंबर हमारा ना। तो अगर चार्ज ZE जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है न्यूक्लियस की इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EC इक्वल्स टू माइनस का 3/5 के Z-1 डिवाइडेड बाय R। इसका मतलब एक जो है वो बाकी सबकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा ना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी उसकी बात हो रही है। तो EC किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का AC Z(Z-1) डिवाइडेड बाय A⁴ यहाँ पे हमने क्या किया, R जो है ना इसको हम क्या लिख देंगे, R0 A⁴ तो वेयर जहाँ पर AC की वैल्यू क्या है 3/5 K² डिवाइडेड बाय R0, ओके, जिसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी आती है 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा तीन टर्म्स की बात हो चुकी है। अब क्या बच रहा है, EA और EP, इनकी बात करते हैं हम। फोर्थ जो है हमारी वो क्या है, एसिमेट्रिक एनर्जी। ठीक है, एसिमेट्रिक एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्या है कि जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं ना उनमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो लगभग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक नंबर पे जाते हैं तो हायर एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इन द न्यूक्लियस द एक्सेस ऑफ neutrons over protons leads to instability of nucleus।
यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, उनके वजह से न्यूक्लियस में क्या हो जाती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है ना, एंड देयर बाय डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी, और इसलिए क्या हो जाता है, डिक्रीज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अंदर जो टर्म है ई है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, n माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का ए एन माइनस जेड को और हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब ये कैसे आया है, क्योंकि ए क्या होता है n प्लस जेड, तो n क्या हो जाएगा, a माइनस का z, अब n माइनस जेड यानी a माइनस 2z आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, जो हमारी पेयरिंग एनर्जी की टर्म है ना, पेयरिंग एनर्जी की टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ई पी से करते हैं। तो जो न्यूक्लियंस होते हैं वो आपस में क्या पेयर में रहना चाहते हैं ना। अगर इवन का जैसे हम बात करते हैं, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन होंगे ना, तो हमारा जो है न्यूक्लियर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यानी अगर एन और जेड इवन है तो वो हाईली स्टेबल होंगे। अगर एन ओड है और जेड इवन है, या फिर एक मतलब ओड है और दूसरा इवन है, तो उस केस में स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, और अगर दोनों ही ओड है तो उस केस में वो लीस्ट स्टेबल होंगे, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियंस क्या होती है, उनमें पेयरिंग की टेंडेंसी होती है। न्यूक्लियंस have a tendency to exist in pairs, कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना। इसलिए न्यूक्लियर जो है उसके अंदर मैंने बता दिया इवन वाले जो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। टर्म इसमें आती है ई पी, जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस का ए पी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 3/4, इस तरीके से दिया जाता है ये टर्म। अब ए पी जो है वो -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अगर एन और जेड जो है वो क्या है, इवन है। इसकी वैल्यू जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम क्या लेनी है, अगर गिवन नहीं हो तो ए पी 0 होता है अगर एन जो है वो इवन हो, जेड ओड हो, या फिर एन जो है वो ओड हो और जेड जो है वो इवन हो। और ए पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 33.5 लेनी है हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एन और जेड दोनों ही क्या आ जाए, और आ जाए, ठीक है। तो ये हमने पांचों टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इन 5 टर्म्स से सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बनाते हैं, उनका डेरिवेशन हम अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला क्या होता है वो, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है ना, ये लिख देती हूँ मैं। क्या होगा, इससे बाइंडिंग एनर्जी ई बी मिलेगी, वो किसके बराबर होगी, देखिए ए वी इंटू ए वॉल्यूम वाली टर्म, माइनस का ए एस ए टू द पावर 2/3 सरफेस वाली टर्म, माइनस का ए सी जेड इंटू जेड -1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 1/3, ये हमारी कुलाम्बिक वाली टर्म, माइनस का ए माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एसिमेट्रिक वाली टर्म, माइनस का ए पी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 3/4, ठीक है गाइस। तो ये हमारा सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें किस तरीके से डिपेंड हो रहा है वो हमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या आ रहा है, जो ये पूरा फॉर्मूला हमको वेरी इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन्स अ सरफेस करेक्शन टर्म। दिस टर्म डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ए ऑफ न्यूक्लियस एस। गेट 2011 का क्वेश्चन है, यानी जो हमारा सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है ना बाइंडिंग एनर्जी का, उसमें जो सरफेस करेक्शन की टर्म है वो किसके ए के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है ना। तो अभी हमने ये पढ़ा था सरफेस एनर्जी वाली टर्म, क्या रहा था इसमें ए टू द पावर 2/3 है ना। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले में जब भी टर्म आई थी ए की पावर क्या आया था, 2/3 आया था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 2/3, ठीक है। द एसिमेट्री टर्म इन सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला इज बिकॉज ऑफ,
ये 2002 का क्वेश्चन है कि एसिमेट्रिक टर्म जो होती है ना सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, उसका रीज़न क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हायर एलिमेंट्स आते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ जाती है ना। तो इसका देखो, नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ न्यूक्लियस, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, नॉन जीरो स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, अनइक्वल नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, डी इसका आंसर हो जाएगा। लेट ES डिनोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। मान लेते ES जो है वो क्या डिनोट करता है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें ध्यान रखना सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है ना, नेट का क्वेश्चन है ये जून 2016 का। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पर न्यूक्लियन भूल जाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ऑफ मॉडल, रेशियो बताना है हमको सरफेस एनर्जी टर्म्स एल्यूमिनियम 1327 और जिंक 3064 का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ES जो है वो अभी हमने देखा, तो ऊपर किसकी प्रोपोर्शन होती है, 8^2/3 के। और यहाँ पर क्या है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, टोटल जितने भी न्यूक्लियन है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, मास नंबर A से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखते हैं हम, तो 27 की पावर 2/3, A की पावर 2/3 वाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वापस से यानी 27, और इसके लिए लिखते हैं अब हम, रेशियो में क्या है 64 Zn जिंक के लिए, तो 64 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 64। तो 27 की पावर 2/3 को मैं लिख देती हूँ 3 के क्यूब की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 27, और इसको क्या लिख देती हूँ 4 के क्यूब की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 64। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 27 इंटू क्यूब से क्यूब कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 और 64 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, 9 3 जा 27, 16 4 जा 64, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4/3, यानी आंसर 4:3 इनका रेशियो हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अब हम क्या करेंगे, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला है ना हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियस ZA इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला दिस। यानी हमको ये फॉर्मूला दे रखा है कि लगभग इस फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है, तो हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे सॉल्यूशन करते टाइम। द वैल्यू ऑफ Z ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर अ गिवन A इज, मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नेट जून 2013 का क्वेश्चन है ये। EB की वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूला दे रखा है। फॉर वैल्यू ऑफ Z ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर अ गिवन है, हमको क्या Z की वैल्यू निकालनी है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए जो हम मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं क्या होता है, डिफरेंशियल करके उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो डेल EB बाय डेल Z किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको सॉल्व करना है अब, तो इसमें देखिए इनमें तो Z है ही नहीं, तो इन दो टर्म्स तो वैसे ही हमारे यूज नहीं आएगी, बची ये दो टर्म्स, डेल EB बाय डेल Z करेंगे तो -3/4 Z² का 2Z a⁻−1/3 प्लस 30। अब n-z को मैंने बताया था a-2z लिख देंगे, क्योंकि a क्या होता है n + z होता है, तो n-z किसके बराबर हो जाएगा, n की जगह क्या लिख देंगे यहाँ से a-z, तो a-z यानी a-2z, ठीक है। तो इंटू 2a-2z इंटू -2/a, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करने के बाद में आप देख सकते हैं ऐसे स्टेप आ जाएगी। इन क्वेश्चंस के अंदर देखो आप, ये नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ऊपर सब में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ऊपर सब में ए आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो नीचे टर्म बन रही है ना ये वाली डिनोमिनेटर में, इससे 1/a को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1/a ऊपर जाके वापस क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इससे मैं 1/a कॉमन लेती हूँ और फिर सॉल्व करती हूँ। तो हम सॉल्व करने पर आंसर देखते हैं हमारा a/2 1 - 8/2/3/160 की पावर -1, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर Z of the most stable nucleus of mass number A equals to 64 using semi empirical mass formula given that AC की वैल्यू है, AA की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या है कि हमको मास नंबर इसका A64 दे रखा है और हमको एटॉमिक नंबर Z निकालना है मोस्ट स्टेबल के लिए। बाइंडिंग एनर्जी का इसमें फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो हमारा जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला एग्जैक्ट उसी को यूज ले लेंगे हम। EB क्या हो जाएगा, AVA माइनस AS A⁻²/3 माइनस AC Z(Z-1) डिवाइडेड बाई A⁻1/3 माइनस A(A-2Z) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस AP डिवाइडेड बाई A⁻3/4। ठीक है, तो डेल EB बाई डेल Z जीरो करेंगे, हमने पहले देखा था मोस्ट स्टेबल के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद में आप देखना इसको, मतलब सॉल्व आप कर लेना इसको आपस में, टर्म्स को जेड वाली टर्म को एक साइड रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी, जेड की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। फिर हमको क्या AC, ये दोनों टर्म तो वैसे हमारे काम की नहीं थी, तो हमको क्वेश्चन में ये तीनों टर्म्स एक्चुअली है ना, तो हमको क्वेश्चन में इन्होंने AC और AA की वैल्यू दे दी। AC और AA की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A है, A की वैल्यू 64 क्वेश्चन में दे रखी है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो लगभग 28.6 कुछ आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 29 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हमको बस इसके लिए सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद हमको सिर्फ क्या करना है, इसको स्टेबल के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करना है, और बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, ताकि हमारा आंसर जो है वो सही आ जाए और डायरेक्ट 5 नंबर आ जाते हैं हमारे, है ना। अब इसके बाद में हम मिरर न्यूक्लिया की बात करते हैं, और हमने ये फर्स्ट क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो देखा था, जब बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर की जो क्लास हुई थी उसमें। अब मिरर न्यूक्लिया से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं ना। तो मिरर न्यूक्लिया क्या होता है, एक तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पहले बता देती हूँ आपको, है ना, इससे अच्छा समझ में आएगा। क्रोमियम मैग्नीज, एटॉमिक नंबर Z24 है, मास नंबर A49 है। मैग्नीज में एटॉमिक नंबर J25 है, मास नंबर A जो है वो 49 है। तो मिरर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि मास नंबर जो है वो सेम रहता है, और इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो इंटरचेंज रहते हैं, यानी इसमें जितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें उतने प्रोटॉन होंगे, और इसमें जितने प्रोटॉन होंगे इसमें उतने न्यूट्रॉन होंगे। जैसे इसमें Z की वैल्यू क्या है, 24 है, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 माइनस 24, यानी देखिए इसके अंदर Z की वैल्यू क्या है, 24 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 49 माइनस 24 यानी 25, और इसमें Z की वैल्यू 25 है, और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 49 माइनस 25, यानी न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 24। ठीक है, और इन दोनों का जो Z है एटॉमिक नंबर, उनमें डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। Z1 माइनस Z2 जो है उसका मोड दे रखा है ना, क्योंकि इसमें से इसको करो इसमें से इसको करो, डजेंट मैटर, यूनिट चेंज होना चाहिए, 1 है। मास नंबर मस्ट बी सेम, मास नंबर सेम रहना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंटरचेंज इन मिरर न्यूक्लियाई, तो मिरर न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो इंटरचेंज होने चाहिए। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है वो हमें, है ना। फर्स्ट है मास डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियाई, अगर पूछ लेते कि मिरर न्यूक्लियाई के बीच में मास डिफरेंस कितना है, तो मास डिफरेंस डेल्टा एम क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस AC डिवाइडेड बाई A⁻1/3 C² A माइनस का 1। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मास डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे MP प्रोटॉन का मास, MN न्यूट्रॉन का मास, A मास नंबर, AC जो है वो जो हमने अभी टर्म पढ़ी थी ना कूलाम्बिक रिपल्शन, ऐसा कॉन्स्टेंट हमको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, A⁻1/3 C²। ठीक है, और डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा EB इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई A⁻1/3 A माइनस 1, और डिफरेंस इन कोलम्बियन एनर्जी है वो भी सेम फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा EC इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई A⁻1/3 A माइनस 1। तो चाहे वो हमको डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी पूछता है, चाहे हमको क्वेश्चन में डिफरेंस इन कोलम्बियन एनर्जी पूछता है, हमको क्या है दोनों केसेस में सेम फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ठीक है, अब आप ये चीज़ नोटिस करिए, ये वाली जो टर्म है ना लास्ट की, क्योंकि हमको पता है, आपने देखा होगा कि जो इसमें टर्म जो होती है वो क्या होगी, EB/C² होती है ना, तो C² को EB/C² है, तो EB क्या हो जाएगा, AC A⁻1/3 A माइनस 1। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं मिरर न्यूक्लियाई के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ मिरर न्यूक्लियाई C613 एंड 7 and 13 गिवन दैट R नोट इक्वल्स टू 1.3 फर्मी। यानी दो मिरर न्यूक्लियाई है ये, इनके बीच में हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और R नोट की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा आई बी कितना होता है, AC डिवाइडेड बाय A⁻1/3 A-1। AC की वैल्यू कितनी होती है 3/5 KE² डिवाइडेड बाय R नोट, तो वो कितना हो जाएगा 3/5 KE² बाय R नोट, और इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जूल में होती है ना, और हमको नॉर्मली किस में निकालनी होती है बाइंडिंग एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है। तो हमको क्या करना है, जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो मेगा यानी 10⁻6, तो ये टर्म है इसको हमको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ई, तो हम ई से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्या है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमको यूनिट चाहिए था, हम लोग ये चीज़ करेंगे, है ना। 3/5 के की वैल्यू 9 × 10⁻9, E² ई कर कैंसिल हुआ तो ई बचा, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, और A-1 ए की वैल्यू 13 है, तो 13 - 1 डिवाइडेड बाय 5। R नोट की वैल्यू 1.3 फर्मी दे रखी है, 1/1/3 10⁻6, तो हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास से अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द कूलाम एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियाई क्रोमियम 2449 एंड मैग्नीज 2549 इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो दोनों मिरर न्यूक्लियाई है, इनके बीच में कूलाम एनर्जी का डिफरेंस हमको 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। एज्यूमिंग दैट न्यूक्लियाई हैव अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उसका स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और के² की वैल्यू हमको लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी दे रखी है। तो जो मैग्नीज है इसकी रेडियस हमको निकालनी है, ठीक है। नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है ये, तो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आप लोग को। देखिए डेल्टा ई सी की वैल्यू क्या होती है, हमने देखा था डेल्टा ई बी डेल्टा ई सी ए की फॉर्मूला है ना, तो वो क्या होता है ए सी डिवाइडेड बाय A⁻1/3 A-1, और ए सी की वैल्यू क्या होती है 3/5 KE² डिवाइडेड बाय R नोट, और ये बचा हुआ पार्ट लिख देती हूँ A⁻1/3 A-1, ठीक है। वो किसके बराबर होगा 3/5 KE² A-1 डिवाइड बाय, इस पूरी टर्म को क्या मैं लिख सकते हैं R इक्वल्स टू क्या होता है R नोट 8/1/3, यानी ये क्या है न्यूक्लियस की रेडियस, तो इस टर्म को मैं लिख देती हूँ R, ठीक है। तो डेल्टा ई से हमको कितना दे रखा है, इसमें 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/5 KE² की वैल्यू लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रखी है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, ठीक है। A-1 ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 49 है, तो 49 - 1 यानी 48 डिवाइडेड बाय रेडियस आर हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल किया तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, इसको वापस 2 को इससे कट करती हूँ तो 24। अब आर को उधर भेज देते हैं, तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास में, इधर क्या है 1/5 इंटू 24 फर्मी, 5 4 जा 20 पॉइंट कितना बचा 4, तो 8 4.8 फर्मी, यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा आंसर लगभग कितना हो गया 4.9 लेते हैं इसको इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। -15 के ऑर्डर का और 4.9, तो क्या आंसर हो गया हमारा, इसमें बी आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा मिरर न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोग और भी जो पुराने प्रीवियस से पेपर्स होते हैं ना, उनसे और क्वेश्चन ढूंढ के, बाकी बहुत से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनके भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं, तो उनसे भी क्वेश्चंस वगैरह लेके मैक्सिमम प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।